कहानी की शुरुआत सन 1865 में होती है। हम देखते हैं कि अमेरिका का सिविल वॉर अपने आखिरी समय पर है। इसी दौरान हमारी नजर एक कैप्टन पर पड़ती है जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का है और अब वो सोने के सिक्के से भरे हुए बक्से को अपनी एडवांस्ड आयरन शिप पर लोड करवाता है। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है CSA, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ साउथ अमेरिका। इतनी देर में इनके ऊपर नॉर्थ की कुछ आर्मी वाले हमला कर देते हैं, लेकिन कैप्टन फिर भी शिप को पानी में उतार देता है और अपने इंजन्स को बंद कर देता है ताकि अंधेरे में उनका शिप किसी को दिखाई न दे। ऐसे करके वो दुश्मन से बच निकलता है। कहानी आती है आज के समय में, जहां पर हम WHO की एक वैन को देखते हैं जिसके अंदर डॉक्टर सोफिया बैठी हुई है। ये लोग अफ्रीका के लेगोस शहर में जा रहे हैं जहां पर ये बीमारी तेजी से फैल रही है। अभी एक मरीज का इंस्पेक्शन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कि पिछले वाले मरीजों की थी। उस पेशेंट की मां बताती है कि कुछ दिन पहले इसके पिता और ये दोनों माली गए थे। वहां से आने के बाद इनकी ऐसी हालत हो गई है। सोफिया उस मरीज को कार में बैठाती है और फिर अपने सीनियर को बताती है कि इस केस को मिलाकर हमारे पास टोटल 6 केसेस हो गए हैं। अब कब आप WHO को फाइल दोगे? तो सीनियर बताता है कि इतने में WHO वाले नहीं मानेंगे, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं उन्हें भेज देता हूँ। सोफिया उन्हें माली चलने को कहती है ताकि ये पता लगा सके कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर उसे मना करता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उनका कोई भी डॉक्टर जंग के बीच मारा जाए। दरअसल इस वक्त माली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर सिविल वॉर चल रहा है जिसकी वजह से वहां पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। उधर सोफिया कहती है कि मुझे उस मरीज के पिता का सैंपल लेना होगा और इसीलिए वो लाइट हाउस की ओर निकल जाती है जहां पर वो काम किया करता था। वहां सोफिया देखती है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी हालत भी ठीक वैसी है जैसी हालत उसके बेटे की है। इसीलिए वो चुपचाप उसका सैंपल लेकर बाहर आती है। इस बीच पास के समंदर में हम एक इंसान को बोटिंग करते हुए देखते हैं जो सोफिया को ही देख रहा होता है। तभी सोफिया के ऊपर एक नकाबपोश आदमी हमला कर देता है। वो सोफिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोट वाला आदमी आकर उसकी जान बचा लेता है। हालांकि सोफिया का बैग उस इंसान के हाथ लग जाता है और जब सोफिया की आंख खुलती है तो नूमा नाम के शिप पर होती है जो कि खोजकर्ताओं का शिप है। तभी हम डग को देखते हैं। ये वही आदमी है जिसने सोफिया की जान बचाई थी। वो समंदर से एक बहुत ही पुरानी मूर्ति लेकर बाहर निकलता है और सोफिया को देखकर कहता है, ओह तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो तुम्हारा बैग ले गया। सोफिया कहती है, मैं घर कैसे जाऊंगी? तब वो बताता है, घबराओ मत, तुम अच्छे लोगों के साथ हो। इस शिप का जो मालिक है उसका नाम अलजीरा है। वो डग को बताता है कि हमें इस ट्रेजर को रात में होने वाली म्यूजियम पार्टी में रखना होगा, इसीलिए इसे जल्दी साफ करवाओ। कुछ समय के बाद हम डग को नाइजीरियन डीलर से बात करते हुए देखते हैं। उधर हम पार्टी में सभी के सामने उस ट्रेजर को डिस्प्ले किया जाता है। ये असल में एक अफ्रीकन किंग का कॉफिन होता है जिसकी कीमत हजारों करोड़ में थी, जो इनके लिए बहुत बड़ी खोज है। डग अब उस डीलर के पास पहुंच चुका था और वहां वो एक ऐसा सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा हुआ है। उसको देखकर वो डीलर तुरंत उसके हाथों से उसे ले लेता है और कहता है कि ये तो मेरा बरसों पुराना सपना है, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता लगा कि वो आयरन शिप कहाँ गया। क्या किसी ने उसको लूट लिया या फिर कहीं किसी जगह वो अपने लाखों करोड़ों के खजाने के साथ दफन हो गया। वही पार्टी में हम मैस्कॉट कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसने अलजीरा के कॉन्ट्रैक्ट को स्पॉन्सर किया है। उसके माली में अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसीलिए सोफिया कहती है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं वहां तक जाना चाहती हूँ। वो बताता है कि वहां पर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। कुछ देर बाद वहां पर डग भी आ जाता है और उस सिक्के को जेम्स को दिखाते हुए उसकी हिस्ट्री बताने लगता है कि ये कॉइन माली में रहने वाले एक इंसान को मिला है और जरूर आयरन शिप का मलबा भी आसपास ही होगा। ये देखकर जेम्स बहुत खुश होता है और अलजीरा और डग को 3 दिन के लिए माली जाने को कहता है, जहां जाकर वो इस केस की पूरी छानबीन करेंगे। अगले दिन ये लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो इन्हें वहां डॉक्टर जैक और सोफिया बैठे हुए मिलते हैं, जो इन्हें देखकर कहते हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सोफिया बताती है कि जेम्स ने हमें कहा है कि हम तुम्हारे साथ माली जाएंगे और अब ये पांचों के पांचों समंदर के रास्ते होते हुए माली की ओर निकल जाते हैं। रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं तभी डग सोफिया को इस कॉइन के बारे में बताता और कहता है कि ये उसका बचपन का सपना था कि वो कैप्टन टॉम की उस आयरन शिप को ढूंढे। अगले दिन सब के सब माली पहुंच जाते हैं।
फिर सोफिया अपने रास्ते निकल जाती है और ये लोग निकल जाते हैं उस इंसान के घर जिसने उस सिक्के को ढूंढा था। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो आदमी तो मर चुका है, जिससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब इनके पास कोई सुराग नहीं बचा होता जिससे कि ये आयरन शिप तक पहुंच सकते हैं। तभी डग को एक धार्मिक स्थल दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाता है और उसके हेड से मिलता है। दरअसल ऐसी धार्मिक जगहों पर पुराने कागज हमेशा रखे रहते हैं, इसीलिए डग उन्हें शिप के बारे में बताता है कि एक दिन वो इस पोर्ट पर आया था। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो इंसान अपने पुराने दस्तावेजों को ढूंढता है जिसके कोने पर लिखा हुआ था एक शिप यहाँ इस पोर्ट पर आया था, लेकिन उसके अंदर कोई जिंदा नहीं बचा। उस दिन नदी भी अपने उफान पर थी, इसीलिए वो बहकर आगे जाओ शहर की ओर चला गया। बस इतना ही दस्तावेजों में लिखा हुआ था, लेकिन ये जानकारी डग के लिए काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो तुरंत जाकर जेम्स से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। जिसके बाद ये लोग शहर की ओर निकल जाते हैं। इसी दौरान उन्हें बीच में अपने सोनार पर कुछ दिखाई देता है। इनके साथ ही जब चेक करते हैं तो वहां पर इन्हें किसी तरह की मिट्टी मिलती है जिसमें रस्ट होता है, जिसको देखकर डग कहता है कि ऐसे बहते हुए पानी में रस्ट का मिलना काफी सोचने वाली बात है। अब माली की मिलिट्री बोट डग की तरफ आने लगती है। सोल्जर्स पूछते हैं कि वो डॉक्टर्स कहाँ हैं जिन्हें तुम लेकर आए हो, लेकिन डग चाल चलता है और अपनी बोट की रस्सी उनकी बोट पर फेंक देता है। डग अचानक स्पीड बढ़ाता है जिससे मिलिट्री बोट पलट जाती है, पर यहाँ पर दो और मिलिट्री बोट्स होती है जो इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन डग अपनी बोट का फ्यूल पाइप काट कर पानी में कूद जाता है, जिसके बाद उसकी बोट में एक धमाका होता है जिससे मिलिट्री की बोट्स तबाह हो जाती है। और अब किनारे पे आकर रूडी डग से पूछता है कि क्या अब हम आयरन शिप को ढूंढने के मिशन को बंद करने वाले हैं, क्योंकि बोट तो खत्म हो गई। तो डग कहता है कि फिलहाल के लिए हमें किसी भी हाल में उन डॉक्टर्स की जान बचानी होगी। वो रूडी को बॉर्डर क्रॉस करके अल्जीरिया जाने को कहता है और खुद जेम्स के साथ डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं डॉक्टर्स गांव में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें किसी के होने का कोई आसार नहीं दिखाई देता। ये आवाज लगाते हैं लेकिन हर तरफ खामोशी होती है। तब सोफिया एक घर में जाती है जहां उन्हें कुछ लोगों की लाशें मिलती है जिनकी मौत उसी बीमारी की वजह से हुई थी। सुबह होने पर वो उन लोगों को दफना देते हैं। उधर रूडी भी अल्जीरिया का बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। वहीं सोफिया को गांव में कुआं मिलता है जिसके अंदर वो जाने का डिसाइड करती है। नीचे जाने पर वो पानी के सैंपल को लेने लगती है, लेकिन तभी जैक बताता है कि ऊपर कुछ मिलिट्री वाले आए हैं, मैं उनसे बात करके आता हूँ। पर कुछ ही देर बाद अचानक से गोलियां चलने लगती है। जैक को छोड़कर सभी को मार दिया जाता है। नीचे कुएं में बैठी सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती है। इतने में वहां पर एक चॉपर उतरता है जिसके अंदर माली का डिक्टेटर कंजिम बैठा हुआ था, जो जैक से आकर पूछता है कि वो लेडी डॉक्टर कहाँ है। उधर इस चॉपर की आवाज सुनकर डग और जेम्स को भी पता लग जाता है कि जरूर वो लोग आसपास ही हैं। पर यहाँ कंजिम बहुत गुस्से में था। वो जैक को शूट कर देता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को ढूंढो। कंजिम वहां से चला जाता है और उसके लोग अपनी तलाश जारी रखते हैं। अब डग यहाँ पर पहुंच जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच डग की जान जाने वाली होती है कि पीछे से सोफिया आकर उसे बचा लेती है। डग उसे समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। जिसके बाद ये तीनों कंजिम की टेरिटरी से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि कंजिम से भी ज्यादा यहाँ पर खतरा है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर इनका सामना कुछ घुड़सवारों से होता है जो इन्हें पकड़ लेते हैं और अपने राजा गोडिगो के पास लेकर जाते हैं। सोफिया बताती है कि वो एक डॉक्टर है और यहाँ बीमारी का इलाज खोजने के लिए आई है। बीमारी का नाम सुनकर वो उसे एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर कई लोगों की डेड बॉडीज होती है। जब सोफिया उन्हें चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इनकी मौत का कारण वही बीमारी है। राजा उन्हें अपने टाउन में रहने की इजाजत देता है। जिसके बाद सोफिया वहाँ के पानी को टेस्ट करती है तो उसे जो पता चलता है वो हैरान कर देने वाला था। वो बताती है कि यहाँ का पानी जहरीला हो गया है और ये कोई प्राकृतिक वजह से नहीं हुआ, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसे जहरीला किया है। राजा कहता है कि सोर्स को ढूंढना तुम्हारा काम है, मेरा काम अपने लोगों की रक्षा करना है। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। वहीं हम जेम्स को देखते हैं जो बच्चों के साथ बॉल खेल रहा होता है। उसकी बॉल थोड़ा आगे चली जाती है जिसे लेने के लिए वो एक गुफा के अंदर पहुंचता है। वहां उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है।
वो तुरंत सबको बुलाता है। दरअसल ये एक पेंटिंग थी जिसके अंदर उस आयरन शिप का भी जिक्र मौजूद था जो किसी सूखे हुए रेगिस्तान में दबा हुआ है। डग कहता है कि 200 साल पहले उस जगह पर नदी हुआ करती थी, लेकिन अब वो सूख गई है, इसीलिए वो जहाज ऊपर आ गया है। पेंटिंग में उन्हें एक फोर्ट भी दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि जो पानी इस गांव में आ रहा है वो उसी नदी का हो सकता है। जिसके बाद तीनों घोड़े पर बैठकर वहां के लिए निकल जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें वो किला दिख जाता है, जिसके ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें दूर एक सोलर प्लांट दिखाई देता है जो कि मैस्कॉट इंटरप्राइज का था। तभी डग को एक ट्रेन दिखाई देती है। बहुत ही चालाकी से ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और अब ये उस प्लांट के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि प्लांट असल में रेडियो एक्टिव केमिकल को बनाने में यूज हो रहा है। और अब सोफिया की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ती है जिन्हें कुछ लोग अंडरग्राउंड ले जा रहे होते हैं। वो लोग उनका पीछा करते हैं और जब बेसमेंट का गेट खुलता है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां पर हजारों टन के हिसाब से रेडियो एक्टिव और कुछ टॉक्सिक केमिकल सालों से पड़े हुए हैं। कुछ केमिकल लीक भी हो रहे हैं जो नीचे जाकर नदी में मिल रहे हैं, जिसका पानी पूरा माली देश पीता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूडी को देखते हैं जो अल्जीरिया के पास पहुंच चुका है। नहाते वक्त उसे अपने कपड़ों में उसी रेड रस्टिंग का सैंपल मिलता है। जब वो उसकी टेस्टिंग करके रिजल्ट को अल्जीरिया को दिखाता है तो ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। उस रिपोर्ट को लेकर ये यूएस एम्बेसी पहुंचते और उन्हें दिखाते हैं। इधर तीनों जल्दी से वहां से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी उन्हें मैस्कॉट के लोग पकड़ लेते हैं। मैस्कॉट सोफिया से पूछता है कि तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला। सोफिया कहती है कि तुम्हारा ये सोलर प्लांट लोगों की जान का कारण बन रहा है। मैस्कॉट कहता है कि हम तो वेस्ट केमिकल को सोलर की मदद से आग में बदल रहे हैं। सोफिया उसे बताती है कि जो अंडरग्राउंड केमिकल स्टोर है वो नीचे पानी में मिल रहा है, जिससे लोग मर रहे हैं। उधर हम डग और जेम्स को देखते हैं जिन्हें लोग ट्रक में बांध कर कहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन डग अपना दिमाग चलाता है और उस गोल्ड कॉइन से उस ट्रक के पीछे वाले हिस्से को खोल देता है, जिससे कि दोनों आजाद हो जाते हैं। वहीं मैस्कॉट काजिम से मिलता है और उसे सोफिया वाली बात बताता है तो काजिम कहता है कि अगर तुम्हें लोगों की इतनी फिक्र है तो प्लांट को बंद कर दो, लेकिन मुझे मेरे पैसे मिलते रहने चाहिए। दूसरी तरफ डग और जेम्स अभी भी रेगिस्तान में भटक रहे हैं। उनके हाथों में ट्रक का पीछे वाला हिस्सा अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें बीच रेगिस्तान में एक क्रैश प्लेन मिल जाता है जिसके टायर अभी भी सही थे। वो दोनों उसका इस्तेमाल करके एक विंड सेल गाड़ी यानी कि रेगिस्तानी नाव बनाते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हुए गांव में पहुंच जाते हैं, जहां से वो अल्जीरिया को कॉल करते हैं। फिर डग उस गोल्ड कॉइन को देकर एक जीप ले लेता है और राजा गार्डियो के पास मदद मांगने पहुंचता है, लेकिन राजा के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इसीलिए वो अपनी कार दे देता है जो उसने काजिम से खरीदी थी। डग और जेम्स कार लेकर प्लांट पर पहुंचते हैं और बंदूक दिखाकर अंदर घुस जाते हैं। मैस्कॉट को पता चल जाता है कि कोई आ गया है। वो तुरंत चॉपर की तरफ भागता है। डग देखता है कि पूरा प्लांट खाली हो चुका है। जेम्स कहता है कि मैस्कॉट इस प्लांट को बॉम्ब से उड़ाना चाहता है। मैं नीचे जाकर उस बॉम्ब को ढूंढता हूँ। ऊपर एक चॉपर में मैस्कॉट सोफिया को किडनैप करके बैठा रहता है। तभी वहां पर डग आकर उन्हें पकड़ लेता है। सोफिया भी समय रहते चॉपर से कूद जाती है और वो दोनों मिलकर मैस्कॉट के गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। नीचे जेम्स को बॉम्ब एक कंटेनर में मिल जाता है जिसे वो डिफ्यूज कर देता है और अब इसके बाद ये कार लेकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी काजिम अपने हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर शूट करने लगता है। तब डग जेम्स से कहता है कि तुम जिस बॉम्ब को डिफ्यूज करके लाए हो उसे बाहर फेंकना शुरू कर दो। वो ऐसे ही करता है जिससे धमाके होते हैं। धमाकों की वजह से रेगिस्तान की रेत खिसक जाती है और वहां सालों से दबा हुआ वो ऐतिहासिक आयरन शिप जिसके अंदर खजाना है वो दिखने लगता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए शिप के अंदर छुप जाते हैं। काजिम को पता लग गया था कि वो अंदर ही है, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर और टैंक्स के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। हमलों के झटकों से शिप में रखे हुए कुछ बॉक्स खुल जाते हैं और उसमें से वो सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। तभी इन लोगों को वहां पर शिप की एक बहुत पुरानी तोप दिखती है जिसे वो चालू करते हैं। जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर सामने आता है वो तोप से फायर करते हैं जिससे काजिम का हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो जाता है। वो मारा जाता है। काजिम के मरते उसकी पूरी आर्मी सरेंडर कर देती है। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर राजा गोडिगो के लोग खड़े हुए थे
जिन्होंने दुश्मन की आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया था। उधर अमेरिका में मौजूद मैस्कॉट के ड्रिंक में पूर्व CIA एजेंट जहर मिला देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जो उसने केमिकल के जरिए मासूम लोगों को दी थी। इधर हम डग और सोफिया को देखते हैं, जो अब एक दूसरे के साथ हैं। डग ने उस पूरे खजाने को राजा गोडिगो और वहां के स्थानीय लोगों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा उन्हीं का नुकसान हुआ था और उस खजाने पर उनका सबसे ज्यादा हक था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।